इस वीडियो में हम लोग फेडेरिको गार्सिया लोरका का लिखा हुआ पोएम लैमेंट फॉर इग्नाशियो सैंचेज मेजियास को लेकर के पढ़ेंगे। इसका पार्ट बाय पार्ट समरी देखेंगे और इसका थीम क्या है और क्रिटिकल एनालिसिस क्या है वो भी समझते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं फेडरिको गार्सिया लोरका ये एक पोइट थे जिनके दोस्त थे इग्नाशियो सैंचेज मेजियस। ये एक स्पैनिश बुल फाइटर थे, ठीक है। और उस समय के सबसे मशहूर बुल फाइटर्स में से एक थे। बट इनका एक दुखद बुल फाइट में इनका मौत हो गया था। और मतलब संगे संग तो मौत नहीं होता, जख्मी हो गए थे ये बुरी तरीके से प्लाजा ऑफ मैंजनेर्स इस जगह में बुल फाइट एरिना में। और फिर उसी का 2 दिन बाद हॉस्पिटलाइजेशन को किया गया था, लेकिन 2 दिन तक वो मौत के साथ पंजा लड़े। फिर बहुत ही दर्दनाक मौत उनका हुआ। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था गार्सिया लोरका के ऊपर, क्योंकि वो खुद भी उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे और कहा जाए तो उस समय के बहुत बड़े हस्ती भी थे ये बुल फाइटर मेजियस, ठीक है। तो उनका याद में ये एलिजी उन्होंने लिखा। तो ये एक्चुअली स्पेनिश भाषा में लिखा गया एक एलिजी है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बाद में काफ़ी सारे ट्रांसलेटर ने किया है। ओके, तो 4 स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले कैसे वो डेथ के बारे जब सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता, ठीक है। बार बार वो डेथ से भागने का कोशिश करते हैं, डेथ का न्यूज़ से भागने का कोशिश करते हैं। फिर जब उनको यकीन अल्टीमेटली आ जाता है हाँ इसका मौत हो गया, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। उसको देखना नहीं चाहते, उसका डेड बॉडी को नहीं देखना चाहते। फिर ये स्टेज जब पार हो जाता है तब वो उसका उनका लाइफ कैसा था, उनका मेमोरीज, अच्छा मेमोरीज, उनका किया गया अच्छा काम आगे, मतलब उनका इम्पैक्ट जो है, ये सब चीज़ लेकर के वो डिस्कशन करते हैं। मतलब अब तक उनका डेथ को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और उनका डेथ की वजह से क्या क्या लॉस हो रहा है उनको खुद और पूरा दुनिया को, ये वो बता रहे हैं। और आखिरी स्टेज आता है जब वो ये मान लेते हैं कि हर मृत व्यक्ति जैसा उनका दोस्त का भी मौत हो गया है, और जैसे पूरा दुनिया हर डेड मैन को एक ना एक टाइम भूल जाता है, वैसे उसका दोस्त को भी भूल गया है, ठीक है। लेकिन पूरा आगे आने वाला पॉस्टेरिटी को उनका दोस्त के बारे याद रखने का जिम्मेदारी उनका है, और वो उनके लिए ये एक लैमेंट लिखेंगे, एक पोइट्री वो लिखेंगे जिसके माध्यम से वो अपने दोस्त को हमेशा जिंदा रखेंगे। तो एक तरीके से पोइट्री लिखने का माध्यम से अपने अंदर का जो शौक है उसको वो एक तरीके से चैनलाइज कर दिए हैं, ठीक है। उसी शौक का पावर जो उनका सोल को ओवर पावर कर रहा था, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, कुरेद रहा था उनका शक्तियों को, उनका मानसिक शांति को, उसी को वो हथियार बना लिए, उसी से वो पोइट्री क्रिएट किया है। ओके, तो ये है पूरा पैटर्न। अब जाइए उसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसका मूल एनालिसिस करते हैं और समरी भी पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज कोजिडा एंड डेथ। इसमें अच्छा, हर पार्ट में एक ना एक कुछ फ्रेज है या सेंटेंस है जिसको बार बार अगेन एंड अगेन रिपीटेशन किया गया है, रिफ्रेन जैसा। तो उसको है ना मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग को समझ में आए। तो सबसे पहले वाला जो सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा बार जो लाइन आया है दैट इज एट 5 इन द आफ्टरनून, यानी शाम का 5 बजे। एक्चुअली शाम का 5 बजे ही उनका डेथ का न्यूज़ आया था। इसी वजह से वो पहली वाला जो स्टेज है ना जिसमें वो सुन नहीं पा रहे, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे कि उनका मौत हुआ है, वो वाला स्टेज चल रहा है। तो शाम का 5 बजे क्या हुआ है कि वाइट शीट लाया जा रहा है, चद्दर लाया जा रहा है, लाइन ट्रेल यानी चूना का जो आपका एक बाल्टी है वो लाया जा रहा है, उसको रेडी किया जा रहा है। फिर और क्या हो रहा है, जो कॉटन वुल है जो डेड बॉडीज़ का कान में और नाक में मतलब इनपुट किया जाता है ताकि वो फूल ना जाए, वो हवा उसको कैरी करके भगा लेके जा रहा है, ठीक है। फिर ऑक्साइड्स है, क्रिस्टल है, निकेल है, ये सब चीज़ भी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो रिचुअल्स, डेथ रिचुअल्स में लगते हैं, वो सब चीज़ को भी हवा भगा के लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़, ये दृश्य बार बार दिखाया जा रहा है और हर 2-3 लाइन में एक एक बार करके एट 5 इन द आफ्टरनून, एट 5 इन द आफ्टरनून, ये मंत्र जाप करने जैसा, चैंटिंग जैसा, एक घोर नशा का जैसा ये बार बार दोहराया जा रहा है। फिर वो देख रहे हैं कि अपने मन की आंखों से एक विजन वो देख रहे हैं कि डव के साथ लेपर्ड का क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है। जाहिर सा बात है डव और लेपर्ड का कोई शक्ति का बराबरी होता है नहीं होता है, तो यही वो कहने सके कि बुल और इंसान का भी शक्ति का कोई बराबरी नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसान अपना करेज के बेस पे ये लड़ाई लड़ता है। उसका थाई के, अपना दोस्त का थाई के साथ वो शक्तिशाली बुल का हॉर्न का लड़ाई हो रहा है, ठीक है। चारों तरफ आर्सेनिक का मतलब खुशबू आ रहा है, बेल का आवाज़ आ रहा है, स्मोक दिख रहा है, बैस स्ट्रिंग बज रहा है। बैस स्ट्रिंग मतलब एक लो वॉल्यूम का एक म्यूजिक होता है जो काफ़ी मतलब मेलनकॉलिक होता है, डेथ का टाइम में उसको एसोसिएट किया जाता है, वो हो रहा है।
फिर एक साइलेंट ग्रुप एक तरफ खड़ा है कॉर्नर में चुपचाप से एकदम शोकस्तब्ध हो करके, और जो बुल है वो उससे ये सब चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना पूरा हाई स्पिरिट में दौड़े जा रहा है। ठीक है। और अब थोड़ा सा वो डेथ का एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे उनका डेथ हुआ, कि पूरा स्वेट उनका चेहरे में, यानी इग्नेशियो के चेहरे में पूरा स्वेट बूंद बूंद जमा हो गया था एकदम स्नो जैसा। ठीक है। फिर उनको आयोडीन भी दिया गया, मतलब जाहिर सा बात है जब बुल ने उनको जख्मी कर दिया बुरी तरीके से, उसके बाद स्वेट उनका जमा हो गया था और उसको उनको आयोडीन भी दिया गया, लेकिन जाहिर सा बात है कि आयोडीन काफ़ी नहीं था, उनका जख्म इतना गहरा था। ऐसा लगा जैसे डेथ ने अंडा अपना मतलब पार के रख दिया है उनका जख्मों में। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि उनका जख्मों में से डेथ पनप रहा था, इतना फेटल वुंड था उनका। ठीक है। फिर व्हील में उनका कॉफिन को लाया गया। ठीक है, जैसे होता है ना कि आजकल जैसे एम्बुलेंस में करके लाया जाता है डेड बॉडी को, तो वैसे व्हील में करके उनका कॉफिन को लाया गया। बेड वहीं उनका बेड था, आखिरी बेड, डेथ बेड। ठीक है। और उनका दिमाग में क्या चल रहा था, इग्नेशियो का सर में, मगज में और कानों में से क्या क्या चीज़ घुस रहा था। बुल का जो भयंकर हुंकार है, बेलो, वो घुस रहा था। ठीक है। फ्लूट का साउंड घुस रहा था, और उसका अपने हड्डियों का टूटने का, कड़कड़ाने का आवाज़ घुस रहा था। ठीक है। अब उनका वुंड को, या उनका जो एगनी है दैट टाइम, उसको स्पेसिफाई किया गया है कि गैंग्रीन हो गया था। ठीक है। और उस गैंग्रीन से जैसे दर्द का बदबू निकल रहा था। गैंग्रीन मतलब एक तरीके का जख्म हो जाना जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपका सड़ करके पूरा बॉडी को क्रॉनिक कर देता है और फिर मौत हो जाता है। ठीक है। फिर ऐसे लग रहा था जैसे लिली फूल के बने हुए जो हॉर्न है वो उसके ग्रॉइंस के अंदर उनका प्राइवेट पार्ट्स की तरफ चीर फाड़ कर दिया है। ठीक है। और फिर से एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द वुंड्स वर बर्निंग लाइक सन्स, मतलब उनका जो जख्म थे वो सूरज जैसा जल रहे थे। इससे एक उनका दर्द का एहसास होता है, कितना दर्द से उनका मौत हुआ, और प्लस ये भी एहसास होता है कि वुंडेड होने का बावजूद वो डिस्पिरिटेड नहीं हुए थे, वो डिस्करेज नहीं हुए थे, वो अभी भी सन के जैसे ब्राइट थे। ठीक है। और एक आखिरी जो कंक्लूडिंग होता है फर्स्ट सेक्शन का, इससे यूनिवर्सैलिटी जोड़ दिया जाता है कि सभी घड़ी में तब 5 बज रहा था, और पूरा आफ्टरनून का शेड ही वो फेटल 5 बन गया था, मौत लाने वाला 5 बन गया था। मतलब सिर्फ वो अकेले नहीं बल्कि पूरा दुनिया ही जैसे वो 5 बजे का न्यूज़ से शोक स्तब्ध हो गया था। ठीक है। अब सेकंड सेक्शन आता है द स्पिल्ड ब्लड। इसमें जो लाइन सबसे ज़्यादा बार रिपीट करता है दैट इज आई विल नॉट सी इट, यानी मैं नहीं देखूंगा। इसमें वो स्टेज याद आ जाए जब वो देखना नहीं चाहते हैं, उनको पता चल गया है कि इसका डेथ हो गया है, लेकिन उसको वो फेस करने का हिम्मत नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है। फिर वो क्या बोल रहे हैं कि प्लीज़ चांद तुम आ जाओ, निकल जाओ, ताकि तुम्हारे रोशनी से ये चारों तरफ आलोकित हो जाए, जिससे ये सैंड में, ये बालू में पड़ा हुआ खून का दाग मुझे इग्नेशियो का डेथ का याद ना दिलाए। फिर जब चांद निकल जाता है तब भी उससे भी उनको असकसाहत होता है। वो बोलते हैं कि इतना बड़ा जो चांद है, फिर ये जो क्लाउड है, ये क्लाउड मुझे बुल का हॉर्न का याद दिला रहा, ये मून मुझे वो हॉर्स बुल फाइटिंग एरिना का याद दिला रहा, ये जो एक चारों तरफ ग्रे एनवायरनमेंट है ये मुझे डेथ का ड्रीम का याद दिला रहा, मैं ये नहीं सह पा रहा, मैं इसको भी नहीं देखूंगा। ठीक है। फिर वो बताते हैं कि मतलब वही उनका डेथ का जो सीन था, प्री डेथ सीन था, उसको दोबारा दोहराते हैं, दोबारा वो विजुअलाइज करते हैं कि इग्नेशियो क्या कर रहे हैं, वो टीयर से जा करके उठ रहे हैं, उठ करके जा रहे हैं बुल से लड़ने के लिए। ठीक है। और अपने शोल्डर के ऊपर वो डेथ को पकड़े हुए जा रहे हैं। ऑब्वियसली हर बार जब आप बुल फाइट के लिए जाते हो आप जान हथेली में रख के ही जाते हो, कोई गारंटी नहीं है आप बच के निकलोगे, फिर भी आप जाते हो, वो आपका बहादुरी है, वो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वही आपका हीरोइक्स है। ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन अब एक मोमेंट पे ब्लड निकलने लगा, स्पर्ट करने लगा। स्पर्ट इन द सेंस कि जब आप जख्मी हो जाते हैं तो उसमें से खून छलक छलक के निकलना। ठीक है। तो वो भी हालत होने लगा, ब्लड छलक रहा, मैं नहीं देख पा रहा, आई विल नॉट सी इट, मैं नहीं देखूंगा। सब लोग देख रहे मजे से और मुझे बुला भी रहे कि देखो सामने से देखो और मजा आएगा, लेकिन मैं इस दर्दनाक मजे में नहीं आने वाला हूं। उसका हॉर्न, बुल का जो हॉर्न था वो इग्नेशियो का आंखों का एकदम सामना सामने आ गया था, फिर भी उसने आंखें क्लोज नहीं की थी, फिर भी वो आंख में आंख रखा था बुल का। दैट मच ब्रेवरी ही हैड। ठीक है। फिर वो उसका कुछ कंपैरिजन करते हैं और उनका कुछ मतलब एलिवेट करते हैं उनको, उनका गुणगान गाते हैं। जैसे वो बोलते हैं कि पूरा सेविला में ऐसा कोई प्रिंस नहीं है जिसका बराबरी इग्नेशियो ना कर सका हो। ठीक है। उसका इग्नेशियो का जैसा स्वॉर्ड, उसके जैसा ट्रू ब्रेव दिल, ठीक है, ऐसा किसी का नहीं है। पूरा एक रिवर ऑफ लायंस, पूरा नदी को, शेरों का नदी, मतलब ढेर सारे शेर, उसके बराबर ताकत अकेले इग्नेशियो रखता था। उसका पूरा शरीर एकदम सॉलिड मजबूत था, एक मार्बल का टॉर्सो का जैसा। ठीक है।
और एकदम प्रॉपर एंडलुसियन जैसे उसका बाल थे, ठीक है। एंडलुसियन एक स्पेनिश कम्युनिटी है, ठीक है। तो उस स्पेनिश कम्युनिटी का जैसा ही उनका सोना का कलर जैसा उनका बाल था, एकदम उस कम्युनिटी के जैसे ही वीर शरीर था उनका, ठीक है। ग्रेट टोरेरो इन रिंग, गुड पेजेंट इन सिएरा, जेंटल शीव्स आर्ट स्पार्स टेंड ड्यू डैजलिंग फिएस्टा। इन द सेंस वो एक बहुत ही महान बुल फाइटर थे, टोरेरो इन द सेंस बुल फाइटर। तो जब वो रिंग में उतर जाते थे तो वो एक महान ग्रेट बुल फाइटर बन जाते थे। जब वो सिएरा में आते थे, सिएरा इन द सेंस माउंटेन रेंज, ठीक है। तो माउंटेन रेंज में जब वो आते थे तब वो बहुत बढ़िया किसान बन जाते थे, कि माउंटेन एरिया में, हिली एरिया में फसल फलाना एक बहुत मेहनत का और पेशेंस का, दिमाग का, आपका स्किल का भी काम है। तो उनका पास हर तरीके का क्वालिटी है। एज ए पेजेंट भी वो बहुत बढ़िया स्किलफुल थे, कोई भी परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति से वो भयभीत नहीं होते थे, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते थे और हर बाधा को पार होकर जीत उन्होंने हासिल किया है, चाहे वो बुल रिंग में बुल फाइट करके हो या फिर एक अजीब सा पहाड़ी जगह में फसल फला करके हो। शीव्स के साथ, शीव्स यानी एक बंडल कह सकते हैं, तो बंडल ऑफ फसल, तो उसके साथ वो काफ़ी जेंटल बिहेव करते थे। लेकिन एक बार वो स्पार पहन लेते थे, इन द सेंस ये आपका बैटल फील्ड का वेपन को समझाता है या बुल फाइटिंग का एक इमेजरी को समझाता है। जब वो कला या वो किरदार उनमें आ जाता था तो उनसे ज़्यादा हार्ड व्यक्ति और कोई होता ही नहीं था। वो टेंडर जैसे मतलब ड्यू जैसा वो टेंडर मानसिकता वाला थे, ठीक है। ओस का बूंद जैसा उनका कोमल नरम मानसिकता था, लेकिन और उतना ही डैजलिंग थे वो फिएस्टा में। फिएस्टा इन द सेंस आप उत्सव कह सकते हैं, ठीक है, मौज मस्ती उत्सव। तो उसमें भी उनका पर्सनैलिटी उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरी मेकिंग था। तो चाहे ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, कोई भी पड़ाव हो, कोई भी स्थिति हो, हर जगह में वो उतने ही ज़्यादा एक्टिव, उतने ही ज़्यादा प्रशंसनीय थे, ठीक है। लेकिन अभी उनका वो लाइफ, वो ब्राइट, इंड्योरिंग, ओके एंड अट्रैक्टिव एंड इंस्पायरिंग लाइफ अभी अंत हो चुका है और अभी कभी ना खत्म होने वाला नींद में वो चल गए। दैट मीन्स ही हैज़ बीन ओवरटेकन बाय डेथ, ओके, कभी ना जगने वाला नींद। ऑन मॉसी शोर, यानी अब उनको एक रिवर का आसपास दफनाया दिया गया है। तो रिवर का आसपास जो घास फूस उगते हैं वो अब उनका बॉडी को खोखला कर दे रहे हैं। अब उनका वो एक टाइम में जो शरीर था जिससे बड़े बड़े बुल हार मान जाते थे, आज उसका और कोई अस्तित्व नहीं रहा है। अब वो आखिर में इस सेक्शन को कंक्लूड करते हुए बोलते हैं कि चाहे सफ़ेद दीवारी ही स्पेन का क्यों ना हो और दुख का बना हुआ काले बुल्स ही क्यों न हो, और इग्नेशियो का ये जो जमा हुआ खून है, ये तीनों में से, और एक चौथा भी चीज़ है कि उनका वेन में, उनका रग रग में बहता हुआ जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल इन द सेंस यहाँ पे ये एक खुशी को समझाता है या फिर एक तरीके का म्यूजिक को, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक स्वीट, एक पॉजिटिव एनर्जी को कहा जा सकता है, क्रिएटिव एनर्जी को कहा जा सकता है। तो उनका रग रग में दौड़ने वाला ये जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो म्यूजिकलिटी है, और चाहे ये वाइट वॉल्स यानी बुल फाइटिंग एरिना का जो वाइट वॉल है वो, या फिर ये जो ब्लैक बुल है जो सौरों का सिंबल है, और या फिर ये जमा हुआ खून जो इग्नेशियो, ये सारा चीज़ उनका डेथ से रिलेटेड, ये एक भी चीज़ मैं नहीं देखूंगा, एक भी चीज़ मेरे नज़र में नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर वो ये बोलते हैं, देखिए आखिरी कुछ लाइन मैंने कोट किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नो चैलिस कैन कंटेन इट, नो स्वेलोज कैन ड्रिंक इट, नो फ्रॉस्ट ऑफ लाइट कैन कूल इट, नॉर सॉन्ग नॉर डिल्यूज ऑफ वाइट लिलीज, नो ग्लास कैन कवर इट विद सिल्वर। यानी यहाँ पे उनका ब्लड का बात किया जा रहा है, उनका इग्नेशियो का ब्लड, कि कोई ऐसा चैलिस नहीं है, कोई ऐसा पात्र नहीं है जो इसको होल्ड कर सके। यहाँ चैलिस के थ्रू आप समझ सकते हैं क्या क्राइस्ट से थोड़ा सा इसको जोड़ा गया है, क्योंकि माना जाता है कि क्राइस्ट का भी जो लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड था उसको एक होली चैलिस में रखा गया है, जिसको होली ग्रेल कहा जाता है बिब्लिकल मिथ अनुसार। और वही होली ग्रेल को ढूंढने के लिए आर्थरियन नाइट्स, द फेमस आर्थरियन राउंड टेबल ऑफ 12 नाइट्स वो एडवेंचर किए थे। तो इसको एक तरीके से क्रिश्चियन थीम से जोड़ करके उनको क्राइस्ट लाइक फिगर जैसा भी दिखाने की कोशिश किया गया कि कोई ऐसा चैलिस नहीं है जो उनका खून को होल्ड कर सके, कोई चैलिस उतना डिजर्व करता ही नहीं है, कोई स्वालो ऐसा नहीं है जो उस बूंद को पी सके, ठीक है, कोई ऐसा रोशनी नहीं है जो उसको ठंडक दे सके, उस खून को ठंडक दे सके, ठीक है, कोई ऐसा गीत नहीं है, कोई ऐसा प्लावन नहीं है, कोई ऐसा खूबसूरत वाइट लिली नहीं है, और कोई ऐसा ग्लास भी नहीं है जो कि इसको सिल्वर फॉयल में रैप कर सके। मतलब उनका ब्लड या कि कहा जाए तो उनका लाइफ इतना ही पोटेंशियल था, इतना ही पावरफुल है और इतना ही इम्पैक्टफुल है कि वो किसी दूसरा चीज़ से लिमिटेड होने वाला है ही नहीं।
फिर अब तीसरा सेक्शन में आ जाता है द लेड आउट बॉडी, यानी कि अब बॉडी को सामने रखा गया है, डेड बॉडी को रखा गया है और उसको दफनाने के लिए प्रस्तुति लिया जा रहा है। तो अब वो इस स्टेज से गुजर गए हैं कि डेथ को वो मान लिए हैं, मतलब विश्वास कर लिए हैं, और जो वो बॉडी को देखना नहीं चाह रहे थे, मतलब फेस टू फेस नहीं करना चाहे, वो भी स्टेज वो कवर अप कर गए। अब वो फेस कर रहे हैं, चाहे उनको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या, किस चीज से तुलना कर रहे हैं? स्टोन से तुलना कर रहे हैं, कि जैसे किसी का अगर जो सिर है या फोरहेड है वो अगर स्टोन का बना हो तो उसमें क्या है, जितने भी सपने हैं वो टूट के मर जाते हैं। किसी का शोल्डर अगर स्टोन का बना हो तो उसमें उसके ऊपर ही एकमात्र वैसा पेड़ उग सकता है जिस पेड़ से सिर्फ और सिर्फ आंसुएं निकले। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या, ये उनका मोर्निंग किया जा रहा है, कि उनका शोक विलाप किया जा रहा है, कि वो उनका मौत से उनका आसपास के आदमियों को और उनका पोइट को खुद कितना ज़्यादा असर पड़ा है। ठीक है, और एक बुलरिंग चारों तरफ उनको और कुछ नजर ही नहीं है, सिर्फ एक बुलरिंग नजर आ रहा है जिसमें कोई वॉल नहीं है। ठीक है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है, एक अनलिमिटेड बुलरिंग। इसको आप एक मॉडर्न डे वर्ल्ड का भी एक मेटाफर कह सकते हैं, या डेथ का भी एक सिंबल कह सकते हैं। डेथ कभी भी कोई भी जगह बिना कोई लिमिटेशन के आकर के आपको चित दे सकता है, जस्ट लाइक अ बुल। ओके, अब इस स्टैंजा का एक खासियत है कि बाकी पहला और दूसरा स्टैंजा में जैसे रिपीटेशन जो हो रहा था, बार बार हो रहा था, इस स्टैंजा में रिपीटेशन काफी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक जो फ्रेज है जिसका थोड़ा सा 2-3 बार रिपीटेशन दिखता है, दैट इज ऑल इज फिनिश्ड। इसका महत्व यह है कि वो समझ जाता है पोएट कि सब खत्म हो गया है, और अगर सब चीज खत्म हो गया है तो इसको बार बार और आगे दोहराने का या इस पे और बात बढ़ाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है, तो सब खत्म हो गया है। अब वो कैसे उसको काउंटर कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं उनका बॉडी को, और अब उनको थॉट क्या आ रहा है कि डेथ जैसे इग्नेशियो का फेस को सल्फर, पेल सल्फर कलर से कवर कर दिया है, और जैसे उनका जो ब्राइट फेस था और हेड था उसको हटा करके जैसे मिनोटॉर, ये एक मिथोलॉजिकल फिगर है, इसका एक डार्क हेड को लगा दिया है। जाहिर सा बात है, जब आपका मौत होता है तो आपका फेस या आपका बॉडी का ग्लेज नहीं रहता, वो अजीब सा हो जाता है। तो वहीं देख के लग रहा है कि ये तो ऐसा हालत तो हो ही नहीं सकता है ना इग्नेशियो के, किसी और का सर लगा दिया होगा। रेन पेनिट्रेटिंग हिज माउथ, यानी उसका माउथ को, जो उनका मुंह है इग्नेशियो का, उसमें बारिश उसको भेद के चल जा रहा है। ठीक है, एक टाइम जो प्योर शेप था, यानी उनका बॉडी का बात किया जा रहा है कि दैट वाज अ प्योर शेप, दैट वाज अ परफेक्ट शेप, फुल ऑफ नाइटिंगेल्स, यानी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। आज उसमें क्या है, डेप्थलेस होल है, उसमें इतने गहरे छेदे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब उनका बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जा रहा है, उनका सारा पावर खत्म हो गया है। ये उनको मानने में बहुत खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी वो मान रहे हैं। एटलीस्ट द पोएट हैज कम टू टर्म्स विद व्हाट इज रियलिटी। ओके, फिर वो ये भी बता रहे हैं कि मैं उन सब आदमियों से, उन सब व्यक्तियों से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इस मेरे दोस्त के बारे, मेरे इस इग्नेशियो के बारे, कि इग्नेशियो को मौत मात आखिर दे कैसे सकती है, मौत कैसे इग्नेशियो से जीत सकती है। मैं बस उन्हीं लोगों से पूछूंगा, किन लोगों से, जिन लोगों का पास हार्ड वॉइस है, सॉलिड वॉइस है, जो बोलने से डरते नहीं हैं, जो हॉर्स को ब्रेक करने का ताकत रखते हैं, जो रिवर्स के ऊपर डोमिनेट करने का शक्ति रखते हैं, जिनका स्केलेटन काफ़ी सॉलिड है, यानी जिनका बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है, और वो एकदम गाना गाए चलते हैं या अपना आवाज़ बुलंद रखे चलते हैं, एकदम सूरज जैसा। ठीक है, कभी भी डरते नहीं है, कोई भी चीज़ से पीछे नहीं हटते। वैसे आदमियों से, बुलंद आवाज़, बुलंद दिमाग और बुलंद शरीर वाले आदमियों से मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ ज़रा कि कैसे इग्नेशियो को, ये जो महान इग्नेशियो आज इसको डेथ एकदम जमीन पोस्ट कर चुका है, ये कैसे हो गया, इसका प्रतिकार क्या है, इसका वे आउट क्या है, मैं पूछूंगा जरूर उन लोगों से। ठीक है, और अब मजा देखिए, वो पोएट बोले कि मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन उनका जवाब पोएट का खुद का ही मन में आ रहा है, और पोएट अब उसका जवाब दे रहे हैं कि मैं उसके लिए एक लैमेंट का रिवर तैयार करूंगा। ठीक है, लैमेंट का रिवर, यानी मैं एक ऐसा लैमेंट सॉन्ग उसके लिए लिखूंगा जो एक रिवर का काम करेगा, जो रिवर में मैं इग्नेशियो का बॉडी को ले जाऊंगा, इग्नेशियो का बॉडी को इमर्स करूंगा, मैं इस मिट्टी में उसको नहीं दफनाने दूंगा। उसका बॉडी के लिए प्रॉपर जगह ये मिट्टी नहीं है। ठीक है, उसको, उसका बॉडी के लिए प्रॉपर ऑनरेबल जगह बस एक ही है, वो है मेरा लिखा हुआ लैमेंट सॉन्ग। ठीक है, और मैं जैसे एक डेथ रिचुअल होता है कि जो डेड बॉडी है उसको फेस को हैंकरचिप से कवर कर दिया जाता है ताकि उसको कोई देख ना पाए,
तो पोएट बोल रहे कि नहीं, मैं उसका फेस को हैंकरचिप से कवर नहीं करूंगा। अगर मैंने कवर कर दिया तो ये तो एक तरीके से उसको कहना हो जाएगा कि चलो तुम मर गए हो, ये विश्वास कर लो। मौत के साथ उसको हैबिचुएट करा देना होगा। मैं उसको मौत के साथ हैबिचुएट नहीं करूंगा। ही डजंट डिजर्व टू बी डेड। ओके, तुम क्या करो इग्नाशियो, फिर वो आखिरी में बोलते हैं तुम आराम से अभी रेस्ट लो, तुम उड़ के चल जाओ, ठीक है, तुम नींद में रहो, और क्योंकि अब मैं कुछ और कर नहीं सकता। इवन द सी डाइज, क्योंकि जो सागर है, समंदर है, वो भी एक ना एक दिन मरता है, वो भी एक ना एक दिन सूखता है, वो उसका भी एक ना एक दिन अंत होता है। तो जब समंदर का अंत हो सकता है और उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा अंत को रोकने का मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। तो आई एक्सेप्ट इट। ओके, अब जो आखिरी सेक्शन है दैट इज एब्सेंस ऑफ द सोल। इसमें वो ये चीज कहते हैं अब उनका पूरा तरीके से वो कम टू टर्म्स हो गए हैं। उनका अब और कोई एंग्विश नहीं बचा, उनका अब और पहले जैसा अस्वस्थी जैसा कर रहा था, एंजाइटी था, अब वो नहीं बचा। वो कंप्लीटली हैज रिसीव्ड हिज साइकोलॉजिकल कथारसिस, ठीक है। लेकिन अब उनका मन में डिटर्मिनेशन आ गया है कि मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे बारे में आगे का जितने प्रजन्म आ रहे हैं, जितने जनरेशन आ रहे हैं, उनको मैं अपना सॉन्ग के थ्रू, अपना पोइट्री के थ्रू तुम्हारा बारे रिमाइंड कराता रहूंगा। और इस आखिरी स्टैंजा में दोबारा बहुत ज्यादा रिपीटेशन होता है किस चीज का, बिकॉज यू हैव डाइड फॉर एवर। ये इस एक चीज दर्शाता है कि अब पोइट को इस चीज को मानने में या इस चीज को फेस टू फेस करने में कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए हैं और मान चुके हैं कि तुम मर गए हो फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। तो अब तुम फिजिकली जिंदा नहीं हो सकते, अब तुम्हारे लिए विलाप करके भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब वो एक बहुत बड़ा लिस्ट दे दे कि कौन कौन चीज या कौन कौन अब और इग्नाशियो को नहीं जानता। जो बुल के साथ वो लड़ाई करता था, अभी भी बुल फाइटिंग होता है, लेकिन अभी का कोई बुल तुम्हें नहीं जानता है। जो फिग ट्रीज है वो भी तुम्हें नहीं जानते। तुम्हारे अपने घर के जो एंड्स है ना, चींटियां है ना, वो भी तुम्हें नहीं जानती। जो बच्चे हैं, जो घोड़े हैं, यहाँ तक नेचर का जो पार्ट है, जो आफ्टरनून, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, याद है आफ्टरनून में क्या हुआ था, 5 एट द आफ्टरनून, यही आफ्टरनून का 5 तुम्हारा जान लिया था, और वही आफ्टरनून आज भी आ रहा है, लेकिन वो आफ्टरनून तक तुमको नहीं पहचान रहा। जो स्टोन शोल्डर है वो भी तुमको भूल गया है, वो भी तुमको नहीं पहचानता। जो ब्लैक सिल्क के कपड़े में तुमको दफनाया गया है मरोड़ करके, वो भी तुम्हें नहीं याद रखता। और यहाँ तक कि तुम्हारा अपना जो साइलेंट मेमोरी है, जो यादें हैं, वो भी तुम्हें नहीं पहचानता, वो भी तुम्हें याद नहीं रखता। हर साल अभी भी ऑटम आता है, ये नेचर का एक थीम आ गया। हर साल अभी भी ऑटम आता है, अपने साथ स्मॉल वाइट स्नेल्स लेके आता है, बढ़िया टेस्टी ग्रेप्स लेके आता है, और पूरा पहाड़ एकदम क्लस्टर्ड हो जाते हैं, फूल फल से भर जाते हैं। लेकिन इन सब में से कोई भी तुम्हें ताक के भी नहीं देखता, तुम्हें जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम भुला दिए गए हो। जैसे दुनिया में हर मरी हुई चीज या मरा हुआ व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाता है, वैसे तुम भी भुला दिए गए हो। लेकिन मैं नहीं भूला हो, और ना मैं भूलने दूंगा किसी को। लेकिन कैसे? अब मैं अपना रवैया थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मेरा तरीका थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं पोस्टैरिटी के लिए गीत लिख के जाऊँगा, एक सॉन्ग लिख के जाऊँगा, जिस सॉन्ग में किसके बारे में गाना गाऊँगा, किसके गुणगान गाऊँगा, किसका प्रशंसा करूँगा, तुम्हारा। हाँ जी, तुम्हारा। ताकि जो जो भी मेरा पोएम का रीडर हो, सबको तुम्हारे बारे पता चले, तुम्हारा शारीरिक जो ग्रेस था उसके बारे पता चले, तुम्हारा वेलर, तुम्हारा वीरता, तुम्हारा शौर्य के बारे पता चले, तुम्हारा मैच्योरिटी के बारे पता चले, तुम्हारा क्या बताए, जो बॉडी लैंग्वेज था, जो वेल मैनर्ड तुम थे, उसके बारे पता चले, और तुम्हारा एपेटाइट फॉर डेथ का बारे पता चले। जो डेथ का जो भूख था ना तुम्हारा, हर पल तुम डेथ से लड़ जाते थे, उसके बारे भी सबको पता चले कि तुम कितने निडर थे। और आज मैं बैठ के वही कर रहा हूँ। ऑलिव, एक सैड ब्रीज ऑलिव ट्रीज के में जो अच्छा, ये ऑलिव ट्रीज जो है ना, ये भी एक तरीके से डेथ के साथ जुड़ा हुआ है, उसका सिंबल है, ठीक है, क्लासिकल सिंबल है मेलनकली का। तो वहीं ऑलिव पेड़ में जो एक दुख भरा एक जो ब्रीज, जो हवा बह रहा है, उसी में मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, और अपने तड़पते हुए, रोते हुए वर्ड्स के साथ तुमको हमेशा हमेशा के लिए जिंदा करके रख जा रहा हूँ, फॉर द फ्यूचर रीडर्स हु विल कम, and till they will come and they read, they will remind you, they will remember you, they will glorify you, and that is my purpose, okay, to make you immortal. तो ये था पूरा पोएम। आशा करता है आपको पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल टर्न ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अगला मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और ऐसे ही और भी पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल या कोई भी तरह का
टॉपिक में अगर हेल्प चाहिए तो उसको कमेंट डाउन कीजिएगा, हम लोग उसमें जल्दी से जल्दी वीडियो बना के डाल दें।